किसी भी पाठ्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हमें सबसे पहले उस पाठ्यक्रम को हमारे सम्मुख थोड़ा सा देखना चाहिए ठीक ढंग से। हमारे पाठ्यक्रम का उसके दो भाग हैं। एक प्रश्न पत्र मैं पढ़ा रहा हूँ, एक प्रश्न पत्र जोशी सर पढ़ा रहे हैं। जोशी सर की तासिकाएं शुक्रवार और शनिवार लगातार 2 तासिकाएं होती हैं 8:40 से 10 बजे तक की, और मेरी तासिकाएं 9:20 से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन 9:20 से लेकर के 10 तक की होती हैं। ध्यान रहे, हम आरंभ करते हैं। पहले पाठ्यक्रम को आपके सम्मुख रखें। पाठ्यक्रम को समझने से पूर्व पाठ्यक्रम के उद्देश्य को हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि बिना उद्देश्य के न पाठ्यक्रम कर पढ़ने में हमें स्वारस्य रहेगा और न ही आपको पढ़ाने में। तो पहला उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम का प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 इस प्रश्न पत्र का, जो देखिए BA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 6। ध्यान दें, 5वें प्रश्न पत्र जोशी सर पढ़ाते हैं, 6ठा मैं पढ़ाता हूं, जिसका शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1। फिर से कह रहा हूं, BA प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 6। इसमें आपको प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 के अंतर्गत जो पढ़ना है उसका पहला उद्देश्य मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। वह उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय। मतलब देखिए, हिंदी के जो अलग अलग रूप हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, उर्दू है, दक्षिणी है, हिंदुस्तानी है, उसके उपरांत हिंदी की अलग अलग बोली भाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और इनकी अनेक उपबोलियां हैं। इन सबको हमें समझना है। फिर दूसरी बात है कि राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं का परिचय। ध्यान दीजिए कि हमारे संविधान ने संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 352 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है वह हिंदी राजभाषा के तौर पर है, और हिंदी राजभाषा के रूप में हमें अलग अलग रूप, उसके अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रख करके पढ़ना है। ये हमारे इस पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य यह है कि प्रयोजन मूलक भाषा तथा अनुवाद की भूमिका का परिचय आपको हो जाए। अब प्रयोजन मूलक होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल कहा जाता है, मराठी में उपयोजित कहा जाता है, उस भाषा को हमें पढ़ना है। अब हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय प्राप्त करवाना, राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं पर का परिचय प्राप्त कराना, और प्रयोजन मूलक भाषा तथा अनुवाद की भूमिका का परिचय प्राप्त करना, ये तो है, ये उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य हम किस प्रकार से आपके सम्मुख ला सकते हैं, तो इसमें पहली बात हमारे जहन में आती है वह यह है कि इसका व्याख्यान पद्धति का हम इसमें प्रयोग करेंगे। मतलब मैं बोलूँगा, ये एक व्याख्यान है, आप सुनेंगे। दूसरा है दृक्श्राव्य साधनों का प्रयोग। जैसे हम गूगल मीट के माध्यम से दृक्श्राव्य रूप में आपके सम्मुख उपलब्ध है, मतलब आप मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रकार से सुनते रहें, हम बोलते रहें। ये एक प्रकार से दृक्श्राव्य साधनों का प्रयोग। और बीच बीच में मैं गत वर्ष के, इस वर्ष के और इस पाठ्यक्रम से संबंधित PDF, PPT और वीडियो डालता रहूँगा, जो आपको दृक्श्राव्य माध्यम का आनंद देंगे और उससे आप सीखेंगे। तो इसको आपको समझना है। फिर तीसरी बात है कार्यशाला। हिंदी
भाषा पर आधारित हम कुछ कार्यशालाएं लेंगे, अर्थात वो ऑफलाइन लेनी है या ऑनलाइन लेनी है ये हम बाद में तय करेंगे, अभी तो केवल शुरुआत हुई है आज। और भाषा का अध्ययन करते समय हमें सर्वेक्षण पद्धति का और निरीक्षण पद्धति का भी प्रयोग करना है। जैसे उस्मानाबाद एक शहर है और उस्मानाबाद शहर में बोली जाने वाली हिंदी ये 3-4 प्रकार की है। जैसे अध्यापकीय हिंदी अलग है, जैसे हम लोग बोलते हैं। दूसरे हिंदी आम फहम, जो बाजार में बागवान लोग बोलते हैं या ग्राहक उनके बोलते हैं। तीसरी हिंदी वह है जो मुसलमान लोग अपने घर में बोलते हैं, जिसको हम उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं। और चौथी सिनेमा की हिंदी है, जो आजकल के नए बच्चे सीख करके बोलते रहते हैं। तो इन सब का हमें सर्वेक्षण करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा कि ये कौन से हिंदी बोल रहे हैं, उनके शब्द कौन से हैं और किस माध्यम से या वे मूल शब्द कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए कि ये जैसे हम ये विचार करते हैं कि भाषा का किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए, और मैंने पहले ही ये कहा था कि साहित्य का अध्ययन करना अलग बात है। मतलब कहानी पढ़ करके समझ लेना, उपन्यास पढ़ करके समझ लेना, नाटक कर पढ़ कर या देख करके समझ लेना, एकांकी पढ़ कर या देख कर समझ लेना, ये बहुत आसान बात है, बहुत कठिन बात नहीं है। लेकिन भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान, मतलब दुनिया की सारी ज्ञान राशि जो है वह भाषा के माध्यम से ही आपके सम्मुख आती है। अगर भाषा न हो तो आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको इतिहास विषय पढ़ना है तब भी आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको भूगोल विषय पढ़ना है तो भी आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या पर्यावरण शास्त्र, ये सारे विषय पढ़ रहे हैं तो उनका भी अध्ययन करना आपको ज़रूरी हो जाएगा कि उसके लिए भाषा आप पढ़ें। और भाषा पढ़ते समय देखिए, भाषा 4 प्रकार के कौशल्यों के साथ पढ़ाई जाती है। पहला है सुनना, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अश्वजीत सुनाई दे रहा है ना मुझे? आप बताइए मुझे, आपका अनम्यूट करके। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब म्यूट कर दीजिए। तो ये मैं बोलने वाले की बात सुनना, ये भाषा का पहला कौशल है। और सुनते सुनते स्वयं बोलने लग जाना या बोलना, जिसको भाषण या संभाषण कहते हैं, ये दूसरा कौशल है। फिर उसके बाद हम भाषा का जो लिखित रूप होते हैं उसे पढ़ते हैं, वाचन करते हैं उसका, तो पठन या वाचन कौशल ये तीसरा कौशल है। और पढ़ते पढ़ते हम लिख भी जाते हैं तो ये लेखन कौशल है। तो 4 कौशल होते हैं भाषा अर्जित करने के। एक है श्रवण, सुनना, संभाषण, बोलना, पठन या वाचन, पढ़ना, लेखन, ये चौथा। तो इन कौशल्यों के साथ हमें ज्ञान अर्जन करना है, चाहे किसी भी विषय का हो, क्योंकि बिना भाषा के यह सब नहीं हो सकता। मैं मज़े मज़े में ये कहता हूँ कि जिस प्रकार पानी का महत्व हमें तब पता चलता है जब पानी कम हो जाता है। पानी की भूजल स्तर पानी का कम हो जाता है, हजारों फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिलता, तब हमें पानी के महत्व का पता चलता है। अनेक दिन भूखा रहने के उपरांत गेहूं की फसल या किसी अन्य अन्न का महत्व पता चलता है। अगर वायु गंदी हो चुकी है तो वायु का जो महत्व हमें पता चलता है। उसी प्रकार से हम ये भी जान लें कि बिना भाषा के अगर हम रह लेते हैं तो हमें भाषा का महत्व भी पता चलता है। और मैं प्रयोग करता हूँ और अनेक बार प्रयोग कराया है छात्रों से कि एक दिन बिना बोले, बिना लिखे, बिना कहे, बिना सुने रहिए, क्या होता है देखिए। अब हम चलते हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगी है उस पुस्तक को देखें। पुस्तक का शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के, जो
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस समय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। पाठ्यक्रम में पहली बात, हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, ये हमारे पाठ्यक्रम का पहला शीर्षक है। क्या है? हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास। इसमें अलग अलग 4 उपशीर्षक आपको पढ़ने हैं। पहला उपशीर्षक है हिंदी नामकरण एवं विभिन्न अर्थ। हिंदी भाषा ये नाम कैसे आया? जिस भाषा को उत्तर भारत की अधिकांश जनता बोलती है, वह नाम कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर विचार हमें करना है। और उसके अलग अलग अर्थ क्या है, जिसको अंग्रेजी में इंटेमोलॉजिकल कहा जाता है, जिसको हिंदी में व्युत्पत्ति शास्त्रगत उसकी व्याख्या हमें पढ़नी है। थोड़ा सा कठिन शब्द है। तो ये व्युत्पत्ति कैसे हिंदी शब्द की हुई, इसको किस किस अर्थ में पहले प्रयुक्त किया जाता था, हिंदी शब्द का भाषाई अर्थ में कब प्रयोग होने लगा, और उसका विकास कैसे कैसे होता गया, इस पर हमें हिंदी शब्द के विकास की ओर ध्यान देना है। ये पहला उपशीर्षक है। दूसरा उपशीर्षक है हमारे पाठ्यक्रम का भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, दक्षिण की द्रविड़ भाषाएं, 5 भाषाएं छोड़ करके, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और तुलु, ये 5 भाषाएं अगर छोड़ दी गई तो उत्तर भारत की लगभग सारी भाषाएं आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। और भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को आपको समझना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, बाद में लौकिक संस्कृत आ गई, बाद में प्राकृत आ गई, बाद में अपभ्रंश भाषाएं आ गई, और अपभ्रंश के बाद में आज की जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका निर्माण हुआ। ये किस प्रकार हुआ, इसको लेकर के हमें बहुत लंबी चर्चा करनी है। फिर उसके उपरांत तीसरा पाठ्यक्रम का भाग है हिंदी भाषा क्रमिक विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे होता गया, जिसमें अपभ्रंश भाषाओं से, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, इन अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे होता गया, उसको लेकर के हमें चर्चा करनी है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि ये जो विकास होता गया, इसके पड़ाव कौन कौन से हैं। प्रायः देखा जाए आज हिंदी का जो रूप है, वह रूप प्रायः 1000 वर्ष पहले तय हुआ था, और उसमें कुछ बदलाव होते गए, परिवर्तन होते गए, क्रमिक विकास होता गया। उस विकास को लेकर के हमें चर्चा करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथा उपशीर्षक है हमारा हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मतलब भारत छोड़ करके अन्य किस किन देशों में हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, प्रयुक्त की जाती है। और हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल भी दिया था, कल विश्व हिंदी दिन था, और उसके उपलक्ष्य में हमने प्रवासी भारतीयों का हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान, इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेब संगोष्ठी ली थी, जिसमें नॉर्वे और नीदरलैंड के विद्वान आए थे। उसकी यूट्यूब लिंक में थोड़ी देर में, अगर आपने नहीं देखी है, वो उसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो थोड़ी देर में वो लिंक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, BA द्वितीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक के। उसे अच्छी तरह से आप देखें। अगर आप वो देखते हैं तो आपको उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ई प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये जो हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसको भी हमें देखना है। तो जो पहला शीर्षक था हमारा हिंदी भाषा स्वरूप और विकास, इसमें पहला हिंदी नामकरण और उसके विभिन्न अर्थ, दूसरा भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक परिचय, सामान्य परिचय, तीसरा हिंदी भाषा क्रमिक विकास, और चौथा हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ये 4 उपशीर्षक इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो हिंदी दूसरा शीर्षक है, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा का मानकीकरण, मानक भाषा हिंदी कैसे बनी, इसमें मानकीकरण कैसे, तो हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, उसको लेकर के चर्चा हम करेंगे। पहली बात ध्यान दें, ये जो दूसरा हमारा शीर्षक है मानक हिंदी भाषा का मानकीकरण, उसमें लगभग 6 उपशीर्षक हमें पढ़ना है। और इन 6 उपशीर्षकों में पहला उपशीर्षक हमें पढ़ना है, वह है मानक भाषा
संकल्पना एवं स्वरूप। ये मानक भाषा क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, मराठी में जिसे प्रमाण भाषा कहा जाता है, वो होती क्या है, कैसे होती है, इस पर चर्चा करनी है। दूसरा उपशीर्षक है इसमें भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया एवं पद्धति। भाषा मानक बनती कैसी है, उसकी प्रक्रिया कैसी है। सामान्य भाषा जो बोली भाषा होती है, वो मानक भाषा बनने में उसे कौन कौन से पड़ाव पार करने पड़ते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसी, उसकी पद्धति कैसी है, इस पर हम बहुत डिटेल में विचार करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा उपशीर्षक है मानक भाषा के लक्षण एवं विशेषताएं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो किसी भाषा को एक मानक भाषा, एक प्रमाण भाषा, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में प्रस्थापित करते हैं, वो कौन से हैं, इस पर हमें विचार करना है और उसकी विशेषताओं पर भी विचार करना है। इसके उपरांत ये तो मानक भाषा की बात हुई, मानक भाषा के लक्षण विशेषता की बात हुई। अब हिंदी मानक है या नहीं, ऐसे उन लक्षणों पर, उन विशेषताओं पर हमें कसकर देखना पड़ेगा कि हिंदी मानक भाषा कैसे बन गई है। तो चौथा उपशीर्षक आता है मानक हिंदी स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं। स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं। उसके उपरांत मानक हिंदी संरचनात्मक स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं। संरचनागत लक्षण एवं विशेषताएं, जो हिंदी के संरचना हुई, उस संरचना के आधार पर, जैसे मतलब हिंदी की ध्वनियाँ कैसी हैं, हिंदी के अक्षर कैसे हैं, हिंदी के शब्द कैसे हैं, ये जो संरचना होती है, हिंदी के पदक्रम किस प्रकार का रहता है, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो ये जो छोटे मोटे पड़ाव आते हैं किसी भी भाषा में, ध्वनि से लेकर के वाक्य तक या महावाक्य तक, उसको उन सभी लक्षणों को हमें समझना है, पढ़ना है। और उसके बाद मानक हिंदी की विकास यात्रा। देखिए, हिंदी का विकास तो 1000 वर्षों का है, लेकिन हिंदी मानक बनने का इतिहास ये लगभग 150 वर्षों का है। वो कैसे हुआ, हम उसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा शीर्षक, जिसका नाम था हिंदी भाषा का मानकीकरण, जिसके अंतर्गत मानक भाषा संकल्पना एवं स्वरूप, भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया एवं पद्धति, मानक भाषा के लक्षण एवं विशेषताएं, मानक हिंदी मानक हिंदी स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं, मानक हिंदी संरचनात्मक लक्षण एवं विशेषताएं, और मानक हिंदी की विकास यात्रा। ये हमें 6 उपशीर्षक पढ़ने हैं। उसके उपरांत हमने भाषा की ओर ध्यान दिया, हिंदी क्या है, कैसे है, किसे नहीं, वह। लेकिन इसके बाद हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका भी हमें अध्ययन करना है, अर्थात देवनागरी लिपि का। तो हमारा तीसरा शीर्षक है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। इसके अंतर्गत हमें 5 अलग अलग उपशीर्षकों के अंतर्गत पढ़ना है, 5 उपशीर्षकों के अंतर्गत, जिसमें पहला भाषा और लिपि, इनका अन्योन्याश्रित संबंध क्या है, इस पर विचार हमें करना है। बिना लिपि के भाषा का कोई अस्तित्व नहीं, केवल मौखिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं, उसे लिखित रूप दे दिया तो ही उसका अस्तित्व रहता है लिपिबद्ध रूप का। इसलिए भाषा और लिपि का अन्योन्याश्रित संबंध है। फिर दूसरी चीज है, यहाँ दूसरा उपशीर्षक है लिपि तात्पर्य एवं विकास। लिपियां कैसे बनी दुनिया में? ये देवनागरी लिपि बहुत विकसित लिपि है। जो प्राथमिक लिपियां थी उनका रूपांतरण देवनागरी लिपि में कैसे होता गया, इसका संक्षिप्त इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा देवनागरी लिपि उद्भव और विकास के अंतर्गत। फिर उसके उपरांत देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, अन्य लिपियों से देवनागरी लिपि किस प्रकार से वैज्ञानिक, हम श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक विज्ञान की दृष्टि से हमें यह समझना है कि अन्य लिपियों से देवनागरी लिपि में कुछ अलग विशेषताएं हैं और उन पर जाकर हमें अधिक विचार करना है। इसके उपरांत अंतिम जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें देवनागरी लिपि का कैसे प्रयोग होता है, यह हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और देवनागरी लिपि इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर से ये तीसरा जो शीर्षक है उसको मैं आपके सम्मुख रखूंगा। हमारे 5 मिनट रह गए हैं। देवनागरी लिपि उद्भव और विकास के अंतर्गत पहला शीर्षक है भाषा और लिपि, दूसरा उपशीर्षक है लिपि तात्पर्य एवं विकास, तीसरा है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास, चौथा है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और देवनागरी लिपि। तो ये रहा हमारे 3। अब चौथे की जो जाते हैं, जो इस पाठ्यक्रम का अंतिम शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं विशेषताएं। और इस प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं विशेषताएं, इस शीर्षक के अंतर्गत 3 उपशीर्षक आपको पढ़ने हैं। पहला है प्रयोजन मूलक हिंदी
तात्पर्य एवं विशेषताएं, प्रयोजन मूलक हिंदी परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं, और तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोग क्षेत्र एवं प्रयुक्तियां। फिर से पढ़ता हूँ। चौथा उपशीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं विशेषताएं। इसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक आता है प्रयोजन मूलक हिंदी तात्पर्य एवं विशेषताएं। दूसरा उपशीर्षक आता है प्रयोजन मूलक हिंदी परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं, और अंतिम प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोग क्षेत्र और प्रयुक्तियां। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ्यक्रम है, और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 6 प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है हमने आपके सम्मुख रखा। केवल हमारे 2-4 मिनट रह गए हैं। इनमें हम आपको परीक्षा का प्रारूप समझाएंगे, प्रश्न पत्र का प्रारूप समझाएंगे। उससे पहले ये सूचना कि अगर ये कोरोना का पेंडेमिक लगातार लगा रहता है तो आपकी ऑनलाइन ही परीक्षाएं होंगी, और ऑनलाइन परीक्षा में आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मुकर्रर किए गए हैं। इस प्रकार से 50 अंक की प्रश्न पत्रिका आपकी होगी। अगर खुदा न खास्ता पेंडेमिक समाप्त हुआ और आपकी ऑफलाइन लेखी परीक्षाएं रखने का इरादा सरकार का हुआ, तो उसमें देखिए कि उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन कैसा रहता है। यह लिखित स्वरूप की परीक्षा का प्रारूप मैं बता रहा हूँ। समय इसके लिए 1.5 घंटा मुकर्रर किया गया है, जो कुल मिलाकर के 50 अंकों के लिए है। पहला प्रश्न विकल्प समेत लघुत्तरी होगा 10 अंकों के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी होगा 15 अंकों के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। तीसरा प्रश्न होगा दीर्घोत्तरी 15 अंकों के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और चौथा प्रश्न होगा टिप्पणियाँ लिखें। इसमें 10 अंक का प्रश्न होगा, जिसमें 5-5 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें शॉर्ट नोट या टिप्पणी आपको लिखने के लिए कह दी जाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपको 4 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी, जिनमें से 2 पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम है। अगर आपको आज की तासिका में कोई शंका रह गई हो तो आप वो पूछ सकते हैं। कोई शंका है? अश्वजीत जी, अभी तक जो मैंने कहा वो आपको ठीक ढंग से सुनाई दिया? ठीक। कोई शंका? क्योंकि कल से हमें हमारा जो पहला भाग है पाठ्यक्रम का, हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, इस पर बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो कल से हम आरंभ करेंगे। आज केवल आप ज्वाइन हुए, हालांकि मैंने आदिल को फ़ोन किया था लेकिन वो नहीं आ पाया। कोई अन्य काम भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये समय निकालना पड़ेगा। और जो छात्र उपस्थित नहीं होंगे उनको इस वीडियो की यूट्यूब लिंक भी भेजी जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। धन्यवाद।